बच्चों, आज हम कक्षा 8 में नैतिक शिक्षा पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आदान प्रदान। बच्चों, इस पाठ में एक गुरु थे जो अपने अनुयायियों को एक क्रिया करके दिखाए जिससे उनको कुछ शिक्षा दे सके। क्रिया क्या था? एक खाली जार लिए और कुछ काले पत्थर उसमें डाले और अपने अनुयायियों से पूछा कि क्या यह जार भरा हुआ है? सभी लोगों ने कहा हाँ, जार भरा हुआ है। फिर गुरुजी ने छोटे गुलाबी पत्थर उठाए और फिर उसमें डाले। पत्थर अपनी जगह पे जाके फिर बैठ गया। फिर उन्होंने यही पूछा कि क्या यह जार भरा हुआ है? फिर लोगों ने कहा हाँ, भरा हुआ है। गुरुजी ने फिर रेत उठाए और फिर उसमें डाल दिए जार में। रेत जाकर के फिर खाली जगह पा करके और फिर उस जार में बैठ गया। अब सबको लग रहा था कि जार बिल्कुल भर चुका है। गुरुजी का प्रश्न वही था कि क्या यह जार भरा हुआ है? फिर सब लोगों ने कहा हाँ, जार भर गया है। गुरुजी ने उसके बाद पानी उसमें डाला, पानी भी चला गया जार में। सारे लोग हैरान होने लगे। फिर गुरुजी ने कहा कि बताइए कि जार भरा हुआ है? उनके अनुयायियों में से कुछ लोगों ने कहा हाँ, जार भर चुका है। गुरुजी ने फिर नमक उठाया और नमक उस जार में डाल दिया। धीरे धीरे वह नमक उस पानी में घुल गया। अब इस तरह से गुरुजी ने यह क्रिया करके दिखाई और तमाम अनुयायियों से पूछा कि आप इससे क्या समझे, आप इसके बारे में अपने अपने विचार बताइए। सभी लोगों ने अपने अपने मत रखे। कुछ अनुयायियों ने कहा कि हमारे समझ से इसका यह अर्थ होता है कि हमें अपने जीवन में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित रूप से किसी भी चीज़ का संग्रह करना चाहिए। कुछ अनुयायियों ने कहा कि हमारे जीवन में हमें यह संतोष करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बिल्कुल नहीं से कुछ तो दिया हुआ है जिससे हमारा जीवन भरा हुआ है। इस तरह से तमाम अनुयायियों ने तमाम तरह की बातें की। गुरुजी ने कहा कि आप लोगों के विचार सदा अलग होंगे। किसी भी एक चीज़ पर, एक टॉपिक पर अलग अलग लोगों के विचार अलग होंगे, हो सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि सामने वाला गलत हो। सबके विचार अलग हो सकते हैं। गुरुजी ने साफ संदेश दिया कि हमें हमेशा अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो सके। तो बच्चों, यही कहानी है इस पाठ में। आइए हम किताब की सहायता से इस पाठ का अध्ययन करते हैं। हेलो बच्चों, आइए हम पाठ 6 आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं। हमारा मस्तिष्क हमेशा विभिन्न विचारों से भरा होता है। बच्चों, हमारा ये जो मस्तिष्क है हर समय अलग अलग विचारधाराओं से भरा होता है। हम सब अलग हैं, इसलिए किसी एक विषय पर सबकी अलग अलग धारणाएं और विचार हो सकते हैं। चूँकि हम सब अलग हैं, इसलिए किसी भी एक विषय वस्तु पर हम सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। इसे हम मतभेद भी कह सकते हैं, परंतु जब एक ही विषय पर एक से अधिक विचारों का आदान प्रदान होता है तो उन्हीं में एक नया विचार जन्म लेता है। ये बात सही है कि जब किसी एक विषय वस्तु पर अनेक विचारधाराएं आती हैं तो उसे हम मतभेद के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें मतभेद है, लेकिन इसी के कारण भी कोई न कोई एक नया विचार जन्म लेता है। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध गुरु थे जो अपने अनुयायियों को न शिक्षा देते और न ही उनकी समस्या को सुलझाने का दावा करते थे। बहुत समय पहले कोई बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कोई गुरु हुआ करते थे। वो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को
शिक्षा नहीं देते थे, न तो उनकी समस्याओं को सुलझाने का दावा करते थे। फिर भी वे अपने अनुयायियों के बीच प्रसिद्ध और सम्माननीय थे। फिर भी उनकी बहुत इज्जत थी और बहुत लोग सम्मान करते थे। वे बहुत अच्छी अच्छी और उपयोगी बातें करते थे जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर से आते थे। बहुत अच्छी बातें भी करते थे जिनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन गुरुजी के अनुयायियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें उनके अनुयायी उनके प्रवचन सुनने के लिए आए। एक दिन उनके अनुयायियों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया और उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए। वे सभी गुरुजी के आने की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी बेचैनी के साथ, बड़ी अधीरता के साथ वे सारे लोग अपने गुरुजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरुजी शांत भाव से सभा में आए और अपने स्थान पर बैठ गए। गुरुजी बड़े शांत भाव से आए और अपने स्थान पर आके बैठ गए। उनके आते ही वहाँ एकदम शांति हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गुरुजी के एक और एक बड़ा कांच का जार रखा हुआ था तो दूसरी तरफ थोड़े बड़े काले पत्थरों का ढेर। गुरुजी के पास ही एक कांच का जार रखा था और कुछ थोड़े मोड़े पत्थर भी रखे हुए थे। गुरुजी चुपचाप अपने स्थान से उठे और किसी को बिना कुछ कहे उन्होंने वह पत्थर उठाए और एक एक कर सावधानी पूर्वक सारे पत्थर कांच के जार में डाल दिए। फिर वे एकत्रित सभा की ओर मुड़े और उन्होंने सबसे पूछा, क्या यह जार भरा हुआ है? उनका प्रश्न सुनकर सभी लोग एक स्वर से बोले, यह जार भरा हुआ है। गुरुजी ने उस कांच के बर्तन में पत्थर डाला और सबसे पूछा कि क्या यह बर्तन जो है वो भरा हुआ है? अब चूंकि पत्थर डाल दिए गए थे वो भरा भी लग रहा था, इसलिए सारे लोगों ने कहा कि जी गुरुजी, इस जार में पत्थर भर चुका है। उनकी बात सुनकर गुरुजी चुप रहे और उन्होंने मेज से कुछ गुलाबी छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें भी उस जार में डाल दिए। सबकी बात सुनने के बाद गुरुजी ने कुछ गुलाबी रंग के पत्थर रखे हुए थे, लेकिन वो पहले वाले पत्थर से थोड़े छोटे थे। उन पत्थरों को भी गुरुजी ने उठाया और उसी जार में डाल दिया। वह पत्थर काले पत्थरों के बीच में जाकर रुक गए। जब सभी गुलाबी पत्थर जार के भीतर गिर गए तो गुरुजी ने मुड़कर दोबारा सभा में उपस्थित सभी लोगों से प्रश्न किया, क्या यह जार पूरा भर गया है? गुरुजी ने वही प्रक्रिया अपनाई। गुलाबी पत्थरों को पुनः जार में डाला और फिर सभा में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या यह जार भर गया है? उनका प्रश्न सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्वाभाविक था, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने कहा था कि जार भर चुका है, इसीलिए एक दूसरे का लोग चेहरा देखने लगे। क्योंकि उन्हें गुरुजी के प्रश्न का मतलब ही समझ नहीं आया। एक कारण और भी था कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, ये वहाँ उपस्थित लोगों के समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए एक दूसरे का मुंह लोग देख रहे थे। परंतु उन लोगों में से कुछ ने हिचकते हुए अपनी गर्दन हिलाकर कहा, जी गुरुजी, अब जार भर चुका है। लेकिन कुछ लोग उसके बाद यह कहे कि हाँ, यह जार भर चुका है। उनका उत्तर सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और इस बार उन्होंने मेज से मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे जार के अंदर चारों ओर छिड़क दिया। हंसते हुए गुरुजी ने मेज पे रखा हुआ रेत अर्थात बालू उठा करके पुनः उस जार में उन्होंने डाल दिया। वह रेत उन गुलाबी और काले पत्थरों के बीच बने खाली स्थान पर जाकर बैठ गई। गुरुजी ने इस प्रकार पूरी रेत जार के भीतर डाल दी और अपने अनुयायियों की तरफ देखकर बोले, अब जार पूरा भर गया। गुरुजी कहते हैं, अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब जार पूरा भर गया। गुरुजी के इस प्रकार बार बार प्रश्न करने से सभा में बैठे लोग सोच में पड़ गए। अब वहाँ जितने भी लोग उपस्थित थे सब सोच में पड़ गए कि अब क्या कहा जाए। पहले जो लोग पूरे विश्वास से जार को भरा हुआ मान रहे थे वे भी उलझन में पड़ गए। जो लोग ये मान चुके थे कि जार भर गया है, अब वह इस सोच में पड़ गए थे कि गुरुजी अब न जाने क्या करें। सभी लोग ध्यान से देख रहे थे कि रेत ने जार के भीतर बचे खाली स्थान में अपनी जगह बना ली है। इसलिए कुछ लोगों ने बहुत सोचने के बाद कहा, हाँ गुरुजी, अब यह जार पूरा भर गया है। कुछ होशियार लोग पूरा समझ बूझ करके यह जवाब दिया कि अब यह जार भर चुका है। यह सुनकर गुरुजी मुड़े और उन्होंने चुपचाप पानी से भरा जग उठाया और उसमें भरा सारा पानी सावधानी से उस जार में डाल दिया।
जब वह पानी जार के मुंह के किनारे तक आ गया तो वे सभा की ओर मुड़े और उन्होंने फिर एक बार अपना प्रश्न दोहराया, क्या अब यह जार पूरा भर गया है? गुरुजी का प्रश्न पुनः वही रहा कि क्या यह जार पूरा भर गया है? सभा में बैठे लोग देख रहे थे कि जार अपने मुंह तक भरा हुआ है, इसीलिए सबने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ गुरुजी, अब यह जार पूरा भर गया है। सारे लोगों ने एक साथ आवाज़ के साथ एक साथ बोला कि हाँ गुरुजी, अब यह जार भर गया है। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने मेज पर रखा नमक उठाया और उसे जार के अंदर डाल दिया। फिर गुरुजी क्या किए, नमक उठाते हैं और उस जार में डाल देते हैं। जब वह नमक पूरी तरह जार के पानी में घुल गया तो गुरुजी ने एक बार फिर सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्या अब यह जार पूरा भरा है? इस बार वहाँ बैठे लोग बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि लोगों के पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी खड़ा हुआ और उसने धीरे से कहा, हाँ गुरुजी, यह जार पूरा भरा हुआ है। फिर भी उसमें से एक व्यक्ति उठा और धीरे से कहा कि यह जार अब पूरा भरा हुआ है। उसकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, हाँ, इस बार यह जार पूरा भरा हुआ है। इसके बाद गुरुजी सभा में उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए आगे बोले। उसके बाद जब उस व्यक्ति ने कहा कि जार पूरा भर गया है तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, इस बार यह जार पूरी तरह से भर गया है। और पुनः गुरुजी सभा को संबोधित करने लगे। उन्होंने कहा, मैंने जो क्रिया आप सबको अभी दिखाई उसके कई अर्थ हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अभी जो मैंने एक क्रिया करके दिखाई है उस क्रिया के कई अर्थ हो सकते हैं। इस विषय पर आप सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। गुरुजी ने कहा कि यह जो क्रिया मैंने दिखाई इस पर आप सभी लोगों के राय अलग अलग हो सकते हैं। आप सब अपने दृष्टिकोण और विचारों को यहाँ बैठे अपने सभी मित्रों के साथ बांटकर इस क्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। गुरुजी ने कहा कि आप सभी लोग इस क्रिया को समझिए और अपने अपने विचार रखिए। गुरुजी की बातें सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे कभी गुरुजी की तरफ देखते तो कभी भरे हुए उस जार की तरफ जिसमें गुलाबी और काले पत्थर, रेत, नमक और पानी भरा था। सब लोगों ने उस जार को ध्यान से देखा और धीरे धीरे अपने आसपास बैठे लोगों से उस क्रिया में छिपे संदेश को समझने की कोशिश करने लगे। वहाँ उपस्थित सभी लोग उस क्रिया को समझने का पूरा प्रयास करने लगे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मेरे विचार से यह जार हमारा जीवन है और ये बड़े काले पत्थर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। उसमें से खड़ा हुआ एक व्यक्ति बोला कि मेरे समझ से यह जो जार है वो हमारा जीवन है और ये जो काले बड़े पत्थर हैं ये हमारे जीवन की बड़ी आवश्यकताएं हैं जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तभी दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला, अगर हम इस विचार को मानकर चलें तो हम कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे गुलाबी पत्थर वे वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सुख सुविधाओं के लिए होती हैं। उसी में से एक व्यक्ति और खड़ा होता और कहता है कि ये जो छोटे छोटे गुलाबी पत्थर थे और ये रेत, ये सारी वस्तुएं जो हैं हमारे जीवन की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जो कि हमारे सुख सुविधाओं के लिए होती हैं, ये वही चीज़ है। तभी उन लोगों के बीच से एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होकर बोला, हमें अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही निश्चित करना चाहिए कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि हमें सर्वप्रथम अपनी आवश्यकताओं को निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारी जो पहली आवश्यकता है वो क्या है। अगर आप सबसे पहले रेत को जार में डालते तो जार में गुलाबी और काले पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। कितनी अच्छी बात है कि यदि उस जार में काले पत्थरों को, गुलाबी पत्थरों को न डाल करके, इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन को पहले ही गैर जरूरी वस्तुओं से भर लेंगे तो आपके पास अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न समय होगा न ऊर्जा जो आपको खुशियाँ दे सकती हैं और आपको जीवन का उद्देश्य समझा सकती हैं। कहने का मतलब साफ है कि हमें हमारे जीवन में
हमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको अपने दिमाग में, अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। हमें उन वस्तुओं को पहले प्राथमिकता देनी चाहिए जो हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें केवल उनका ही पहले ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में उनको रखना चाहिए और बेकार की चीज़ों से अपने जीवन को नहीं भरना चाहिए। सभा में बैठा एक युवक बहुत देर से बड़े ध्यान से चर्चा सुन रहा था। उसी समय एक युवक भी उस चर्चा में शामिल था जो बहुत ध्यान से सारे बातों को सुन रहा था। अचानक वो खड़ा हुआ और बोला, इस क्रिया के बारे में मेरी सोच बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि इस क्रिया के बारे में अभी अभी जो गुरुजी ने जो दिखाया उसके लिए मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। मेरे विचार से यह क्रिया हमें यह समझाती है कि यदि हमारे जीवन की कुछ इच्छाएं और आवश्यकताएं अधूरी रह भी जाएं तो भी हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमारे जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी हुई है और हमारा जीवन बिल्कुल खाली नहीं है। देखिए बच्चों, कितनी ऊंची बात उस व्यक्ति ने कहा। उसने कहा कि मेरे समझ से हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो ज़रूरी है वही रखें, बल्कि हमें इस बात से भी संतोष करना चाहिए कि ईश्वर ने हमें हमारे जीवन को बिल्कुल खाली नहीं रखा है। छोटा बड़ा कुछ न कुछ हमारे जीवन में रंग भरा है। इस बात को सोच करके हमें बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए। युवक की बात सुनकर सभा में बैठे कई लोग उसकी बात से सहमति जताते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगे और वे उस क्रिया के बारे में अपने विचार दूसरों को बताने लगे और इस तरह के उसके बात पर काफ़ी लोगों ने सहमति जताई और उसके विचारों को एक दूसरे तक बताने लगे। जब सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे तभी गुरुजी ने अपना हाथ उठाया। उनके हाथ उठाते ही वहाँ बैठे सभी लोग चुप हो गए। गुरुजी ने अपना हाथ उठाया, सारे लोग शांत हो गए। गुरुजी बोले, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी एक विषय पर सबके विचार एक हो ही नहीं सकते। गुरुजी ने कहा कि कोई भी एक विषय वस्तु पर सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते। आप सबने अभी जो क्रिया देखी अपने अपने अनुसार उसके अलग अलग अर्थ निकाले और प्रत्येक अर्थ अपने स्थान पर सही और उचित है। गुरुजी ने कहा कि सभी लोगों के अर्थ अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है और उचित है। हमारे जीवन में यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं से सीख लें और प्रत्येक विषय को केवल एक ही दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उस विषय को दूसरों के दृष्टिकोण से भी देखना भी सीखें। मतलब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी घटित होने वाली घटनाओं को जो है केवल अपने नज़रिए से ना देखें, बल्कि दूसरों के नज़रिए से भी देखें और उससे सीखें। एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने से हमारे दृष्टिकोण और विचारों का विस्तार होता है और हमारे विचार उन्नत होते हैं। गुरुजी का कहना साफ था कि जब हम एक दूसरे के विचारों को जगह देते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे हम कुछ सीखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भी विचार जो हैं काफ़ी उन्नत होते हैं, मतलब उच्च कोटि के होते हैं। इसीलिए विचारों और दृष्टिकोण का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है। गुरुजी का कहना था कि हमें अपने विचारों का आदान प्रदान हमेशा करते रहना चाहिए। इतना कहकर गुरुजी ने अपनी सभा समाप्त करते हुए सबसे विदा ली। इस तरह से गुरुजी ने उस सभा से विदा ले लिया। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि हमें इस पाठ से क्या सीख मिलता है। शिक्षा, देखिएगा, हमें सबके विचारों और दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि सबके विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जबकि बच्चों, प्रायः देखा जाता है कि हम दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते हैं और अपने ही विचारों को सर्वोपरि समझते हैं। तो बच्चों, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। विचारों के आदान प्रदान द्वारा ही हमारी समझ विकसित होती है। हमने ये भी सीखा कि विचारों का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो हमारी जो समझ होती है वह विकसित होती है, यानी हमारी बुद्धि तेज होती है। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।